बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स वर्ल्ड कप स्पेशल। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट की आलमी जंग में ग्रीन शर्ट्स की जो दूसरी आजमाइश का वक्त है वो आन पहुंचा। पाकिस्तानी टीम कल श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। कप्तान बाबर आजम जीत के तसलसल को कायम रखने के लिए पुरज़म है और हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे ये मैदान सजेगा। क्या ओपनिंग जोड़ी पर मजीद तजुर्बात होंगे? टॉप ऑर्डर तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा या नहीं? स्पिनर्स का क्या रोल होगा? और इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद। इसके साथ साथ आकिब कुरैशी ने भी आज हमें ज्वाइन कर लिया है। वेलकम जनाब। भट्ट साहब, कल का मैच उसी से शुरू कर लेते हैं। 199 रिस्ट्रिक्ट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन ऑन द अदर एंड इंडिया को खासी मुश्किल दरपेश आई स्टार्ट में, लेकिन उसके बाद जिस तरह से पार्टनरशिप लगी केएल राहुल और कोहली की, वो तो पास ही पलट गया। देखिए, इंडिया को अर्ली ऑन लॉसेज हुए बट उन्होंने रिकवर किया। एक कैच था जो विराट कोहली का चांस था, मिच मार्श और एलेक्स कैरी जब आमने सामने आए ना, तो वहाँ कहीं उस कैच का कह लीजिए कि वो जो ड्रॉप होने की वजह बनी है ना, कि जब आपके सामने से एक तेज़ भागता हुआ फील्डर आ रहा होता है ना, तो आप हमेशा फील करते हैं कि ये टक्कर ना हो जाए, तो आपकी आधी एक फोकस इधर होता है, दूसरा इधर होता है, और ऐसे में काफ़ी मुश्किल हो जाता है कैच का करना। और यही हुआ उनके लिए अनफॉर्चुनेटली, और वो काफ़ी था इतना। और वो प्रॉपर देखा जाए तो वैसे बट वो अंडर द बॉल आ चुके थे, फिर उनके लग के गया और वो कैरी वो नज़र हट गई ना हमजा, नज़र हट गई। सामने से जब बंदा आ रहा था तो नज़र हट गई। और आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया की अगर हम देखें तो ये भी नहीं समझ आया कि ड्यू आनी है। इतने प्लेयर उनके चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हैं, उस ग्राउंड में खेलते हैं, उन्होंने क्यों पहले बैटिंग की? बिल्कुल। अगर आप टॉस जीते, आप देखिए कि कोहली और केएल राहुल ने बहुत शानदार बारी ली। वो बिल्कुल उन्होंने टेस्ट मैच की तरह खेला। लेकिन वो एक पॉइंट आया कि जब आखिरी 40-50 रन चाहिए थे और 15-16 ओवर पड़े थे, तो बॉल गीला होना शुरू हो गया। फिर बॉल तब्दील भी हुआ गीला होकर। तो इसका मतलब है कि आखिरी तकरीबन 80-90 बॉल जो कि 14-15 ओवर बनते हैं, उसमें अगर बॉल गीला होना शुरू हो गया तो फिर बैटिंग बड़ी आसान हो जाएगी और बॉलिंग और फील्डिंग के लिए मुश्किलात अच्छा, बट सब यही बात ड्यू फैक्टर का पता था, जितनी शदीद गर्मी थी कल, तो पैट कमिंस का जो फैसला फिर यहाँ कहीं ना कहीं उनसे गलती तो फिर हुई। यही तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कि वो जो फैसला है वो समझ से बालातर है। या तो उन्होंने ये सोचा होगा कि हम 260-70 कर लेंगे, और वो उस पे वैसे थे ऑन ट्रैक, 110 पे उनके एक खिलाड़ी आउट था, बिल्कुल ऐसे, और उसके बाद फिर कोलैप्स हुआ। लेकिन देखिए, इंडियन स्पिनर्स एक तो वैसे ऑस्ट्रेलिया से बेहतर हैं अपनी कह लीजिए क्वालिटी वाइज, दूसरा इंडिया स्पिनर्स को अच्छा खेलती है। बिल्कुल। तो ऑस्ट्रेलिया को तो इंडिया को देना ही नहीं चाहिए था पहले बॉलिंग का चांस, जिसमें वो ड्राई बॉल के साथ फुली ऑपरेट करते। आप देखिए, मैच तो बना ही वहां पे है। बिल्कुल 30 ओवर्स कराए हैं तीनों स्पिनर्स ने, 6 विकेटें ली हैं उन्होंने, 104 रन दिए हैं 30 ओवर। वहां पे सारा मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से निकल के इंडिया के हाथ में गया। फिर एक दफा 3 विकेट्स गिरी, एक होप बनी, लेकिन फिर वो पार्टनरशिप, आप ऊपर कोहली को आप चांस देंगे तो फिर कोहली तो आपको दोबारा चांस कोहली तो फिर एंड तक आपको जो है वो उनको चेस मास्टर कहा जाता है, तो वो चेस को बहुत परफेक्टली टाइम करते हैं और उन्होंने कल भी किया है। अच्छा, रोहित शर्मा अगर स्टार्ट से ही बात कर ली जाए, अगेन उन्होंने अपना फ्रंट मिस किया और उसी तरह बॉल अंदर आया और वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तो रोहित शर्मा कहीं ना कहीं इस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं इसके। देखिए, अच्छी लाइन लेंथ से बॉल अंदर आए या बाहर निकले, वो जो भी प्लेयर होगा अच्छा, उसको प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो जो मर्जी है। ठीक है, आप विराट कोहली हैं, आप रोहित शर्मा हैं, आप बाबर हैं, आप केन विलियमसन हैं, अगर ऑफ अ लेंथ आपको बॉल शार्प ऑफ द सीम अंदर या बाहर आएगा, चांसेस होंगे कि आप बीट भी हो सकते हैं, आउट भी हो सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और वो भी पहला अर्ली ऑन बॉल का शुरू में ऐसा आना। तो रोहित को यह है कि जरा ज्यादा लग रही है पैडों पे। ठीक है जी, मैच पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो मिस मैनेजमेंट इंडिया और बीसीसीआई की जानिब से दिखने में मिल रही है, कल हमने देखा कि न्यूजीलैंड के कैप्टन आई गेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो लाइट चली गई और स्टूडियोज में जहां पर मौजूद थे, उसके बाद स्टेडियम्स में जो कुछ मिस मैनेजमेंट हुई है, उसके बाद अब एक शोशा छोड़ा जा रहा है। अगेन वही खेल में सियासत को लाया जा रहा है। जो पाकिस्तानी प्रेजेंटर हैं वाया आईसीसी, वहां पर वो प्रेजेंटर हैं पाकिस्तान की, और उन्हें कोई पुराने ट्वीट के सिलसिले में जो है उनको मजबूर किया जा रहा है कि इंडिया छोड़े, और उन्होंने गालिबन छोड़ भी दिया। मजीद तफसीलात जी आकिब से हम जान लेते हैं। आकिब, क्या मामला है? वैसे है ट्वीट का मसला ही है? जी बिल्कुल हमजा, जो वर्ल्ड कप में बद इंतज़ामी सारी चल रही है, ये उसका सीरियल एक एपिसोड कह सकते हैं कि उसका एपिसोड है, लेकिन ये एपिसोड इस वक्त जो है आईसीसी तक पहुंच चुकी है। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईसीसी इस पर कुछ नहीं करेगी। एक ट्वीट की गई थी 5 मार्च 2014 को ज़ैनब अब्बास की तरफ से। 2014, आज से ऑलमोस्ट आप कह रहे हैं 10 साल पहले। ठीक है।
उस वक्त वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी नहीं थी, प्रेजेंटर नहीं थी, मतलब एक निजी चैनल पे स्पोर्ट्स शो करती थी। उस ट्वीट में कुछ उन ट्वीट के मुताबिक जो उन्होंने फाइल लॉन्च करवाई है उसके मुताबिक एंटी इंडियन स्टेटमेंट कुछ उन्होंने कहा था कि हमारे मज़हब के बारे में इस तरह की बात हुई है। तो इसमें अब एक एडवोकेट विनीत जिंदाल साहब हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने साइबर क्राइम दिल्ली पुलिस को जो है वो FIR लॉन्च करवाई है और बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे थैंक्स टू होम मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट कहा है जो वजारत दाखिला का है, थैंक्स किया है। ये थैंक्स बड़ा जो है ना मायनी खेज है एडवोकेट की तरफ। वजारत दाखिला किसके पास है? अमित शाह के पास है, जो कि नरेंद्र मोदी के राइट हैंड है। तो ये एक पूरी चेन चल रही है कहाँ पे इस सारे मामले पे। जब हमारी ज़राए से बात हुई, ज़ैनब के जो क्लोज थे उनसे भी बात हुई, तो ज़ैनब आज सुबह जो है वो चली गई थी दुबई। अब वो दुबई में इस वक्त उनके घर वालों की तरफ से प्रेशर था क्योंकि वो एक खातून भी हैं, ऊपर से जो इंडिया के इस वक्त हालात चल रहे हैं, तो उन पर घर वालों की तरफ से कहा कि इससे पहले कि कुछ मामला ख़राब हो तो आप इंडिया को छोड़ जाएँ। तो वो इंडिया को अब छोड़ के दुबई चले गई हैं। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ICC एक बार फिर डमी बना हुआ है सारे मामले पे, क्योंकि वो दो ही पाकिस्तानी थे, रमीज़ राजा और ज़ैनब अब्बास, जो कि ICC की तरफ से गए थे। सारे मामले पर जो है ज़ैनब अब्बास को अब छोड़ना पड़ गया है 10 साल पहले की ट्वीट करके, और वो सोशल मीडिया पे थैंक्स कर रहे हैं होम मिनिस्ट्री का। तो ये बड़े ज़्यादा सवालिया निशान है इंडिया की मैनेजमेंट पे, इंडियन क्रिकेट बोर्ड। क्या चल रहा है क्रिकेट में, क्या ले आए? यही चल रहा है जो आपके सामने है, एनीथिंग बट क्रिकेट। क्रिकेट जो स्पोर्ट जिसको स्पिरिट से रिलेट किया जाता है, ये वाहिद स्पोर्ट है जिसके अंदर पर्दा डाल रहे हैं। देखिए ये वाहिद स्पोर्ट है जिसके अंदर कभी कोई आउट हो जाए ना, जो कि लीगल भी हो, तो रौला ये पड़ जाता है कि ये स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है, ये वो अलग खेल है। और इस खेल को इस तरह से किया जा रहा है कि अभी मैंने ट्वीट पढ़ी है जिसमें माइकल एथर्टन जो है उन्हें कोट किया गया है कि उन्होंने ये कहा है कि इंडिया को कभी कोई इवेंट नहीं देना चाहिए ICC को, और ICC हैज टू स्टॉप बीइंग डमी। अगर तो ये उनके अल्फाज हैं और ये करेक्ट है ट्वीट, तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। और देखना होगा कि अब उनको भी कुछ कह सकते हैं कि नहीं है जिन्होंने ज़ैनब को तंग किया या फोर्स किया है, बिकॉज बात तो उन्हीं पे आ रही है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से तो वकार यूनुस भी हैं वहाँ पे, रमीज़ राजा भी हैं, तो 3 लोग हैं। और ICC जो है इनको मेक श्योर करना चाहिए कि जब इनकी रिप्रेजेंटेशन हो, क्या उसके कोई अपनी आइडियोलॉजी नहीं हो सकती, उस इंसान का कोई अपना ख्यालात नहीं हो सकते कि वो इधर जाएगा तो क्या इन्हीं की सोच का इंसान होना चाहिए। दिस इज़ नॉट व्हाट इंडिया वॉज। ये को लेटली एक कुछ ज़्यादा ही इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं जो कि इंसानों को फ्रीडम जो है ना वो उनका कट डाउन कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर अपनी जो गलतियां, कोताहियां, खामियां, उन पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ग्राउंड्स की हालत हमने देखी, जॉनसन ट्रॉट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और 1-2 दीगर कोचेज ने भी जनाब अपने प्लेयर्स को डाइव करने से मना कर दिया कि बड़ा रिस्की है। ट्रॉट ने इंग्लैंड को, हालांकि वो अफगानिस्तान के कोच हैं, इंग्लैंड के प्लेयर है, उन्होंने कहा इंग्लैंड को जरा देखना पड़ेगा इधर डाइव मारने से पहले। मिलते हैं ना फिर इंग्लिश या दिल तो मिलते हैं। देखिए बात तो ठीक है, अगर कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट में जब से लीग्स आई हैं ना, तो एक बहुत ज्यादा कनेक्शन बन गया प्लेयर्स का, कोचेस का, तो वो एक दूसरे से बात करते हैं। वही इस ग्राउंड में ध्यान से आना इधर तो मुश्किल है। अच्छा, ये सलमान भाई की जो बात है माइकल एथर्टन वाली, ये इन्होंने आज के मैच में ऑनर कही है। अच्छा, कमेंट्री के दौरान उन्होंने बात की है जो आपने की है, तो ये कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड है, बहुत अच्छा देखते हैं। और बहुत ही सख्त स्टेटमेंट है, और इस तरह का सख्त नहीं है। देखिए ये स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है, इसमें कोई उन्होंने हाफ में ईयर्स नहीं रखे, कोई कच्चे पक्के होकर बात नहीं की। उन्होंने एक बयान किया कि जो उन्होंने फील किया और जो ज्यादती है, यू कांट डू दैट। आप सारी दुनिया में जाते हैं, आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और यू आर अलाउड टू हैव दैट। इस पर कोई PCB का स्टांस सामने आया, कोई स्टेटमेंट सामने आई ऑफिशियली? हमजा इस पे PCB का अभी तक तो जो है वो खामोशी है, लेकिन मैं समझता हूँ PCB का जितना भी वो स्ट्रॉन्ग स्टांस देंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये ICC की तरफ से गए हुए हैं, इनका PCB के साथ इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है ज़ैनब का। तो अगर PCB इस पे कोई स्टांस देता भी है तो आई डोंट थिंक सो कि उसकी इतनी वैल्यू की जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो गौतम गंभीर है उनका बड़ा स्टेटमेंट माना जाएगा, क्योंकि उनके साथ खड़ी होकर ये करती थी। तो आप देखते हैं कि ICC डिजिटल जो है वहाँ पे जाके गौतम गंभीर किस तरह हमारी तारीफ करते हैं या कैसे 2 दिन से। तो वैसे गौतम गंभीर पिछले 2 3 बयान उन्होंने बड़े पॉजिटिव दिए हैं, पॉजिटिव, और उन्होंने सियासत से हटके सारी बातचीत की है। तो ऐसा लग रहा है उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो ना हो, वो खुद देखिए मैं तो ये कहूँगा कि जिस किस्म का ट्रेंड है इस वक्त इंडिया में और जिस तरह की वहाँ पे चीजें चल रही हैं, बड़ी दलेर स्टेटमेंट्स हैं जो गौतम गंभीर ने दी हैं, और वो भी इसी रूलिंग पार्टी का हिस्सा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और 1-2 शोज में तो उन्होंने कहा कि मैं नाम लूंगा तो फिर आपको मसला होगा, लेकिन बाबर आजम की ये शॉट्स और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेके उन्होंने बड़ा उनकी तारीफ की है। खैर मेरिट पे तारीफ की है, ये कहना बनता भी है। अच्छा बट साहब, आपको नहीं लगता कि PCB तमाम
कोई भी मामला बड़ा बेबस सा दिखाई देता है कि जो करना है आईसीसी की तरफ हमें देखना है, एसीसी की तरफ देखना है, अपना कोई इनका कोई स्टांस नहीं है। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए, अगर ये मामला ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की किसी के साथ होता, एटलीस्ट वो स्टांस तो लेता बोर्ड। पीसीबी तो हमारे नज़दीक है ना, तो हम उसको कह लेते हैं। मुझे बताएं, इसमें किसी दुनिया के बोर्ड की चल रही है? किसी एक का तो नाम लें। ठीक है, पीसीबी तो हम हो गए ना, पीसीबी हमारा मदर कंट्रोल बोर्ड है क्रिकेट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, तो हम उसको आराम से जो मर्जी कह लेते हैं। लेकिन इस टाइम चल किसकी रही है? आईसीसी जो कमेटी है तमाम बोर्ड्स की, उनकी कोई जरूरत है, उनकी कोई स्टेटमेंट आई है, आपको लगता है कि वो कुछ बोल सकेंगे? अच्छा सलमान भाई, इसमें कोई ये रेवेन्यू कंट्रोल से बात शुरू हो रही है हमजा, और ये रेवेन्यू पे खत्म हो जाएगी। ये और किसी तरफ बात नहीं जाती। वो देखते हैं कि रेवेन्यू स्ट्रीम, सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर कौन है, कौन बिजनेस ला के दे रहा है क्रिकेट में, इंडिया। और उसके आगे फिर वो, हम बहुत दफ़ा स्पोर्ट्स फिक्स के प्लेटफॉर्म पे ये बात कर चुके हैं कि ये सारा जो गेम है ना, ये है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, बिजनेस कहाँ से आ रहा है, उसके ऊपर फैसले होते हैं, एथिक्स के ऊपर, और न्यूट्रलिटी पे बात नहीं होती। भी तो इन्हीं क्रिकेटिंग नेशंस ने बनाया है ना, वरना बिग बैश तो बहुत देर से चल रही है, बहुत बड़ी लीग है। क्यों आईपीएल को ही इतना ज्यादा हमने हाई रखा हुआ है? तमाम क्रिकेटिंग बात ये है कि उतना बिजनेस, उतनी स्पॉन्सरशिप, उतना क्राउड कोई चीज पुल ही नहीं करती। अब बात होती है आबादी की, ठीक है, आप तीसरी बड़ी आबादी है, पाकिस्तान शुड बी द सेकंड और द थर्ड कंट्रीब्यूटर तो इंडिया है सारा, ठीक है। तो जब वो अपने इतने नंबर्स को यूज कर रहे हैं, पॉपुलेशन को यूज कर रहे हैं, व्हाई नॉट अस? हमारे पास क्यों ऐसा कोई प्लान नहीं है? हम अपने आप को, चले उतना नहीं, लेकिन उनसे 1/4 तो है ना, तो बाकी तो कोई मुल्क उतना भी नहीं है। तो खैर, सबकी अपनी अपनी शॉर्ट कमिंग कहीं ना कहीं होंगी। कुछ हमारे अभी कह लीजिए कि इस तरह के सर्कमस्टांसेस नहीं है, बट द पॉइंट इज कि दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ बिजनेस। आप देखें ना कि जो आईसीसी के ईयरली पैसों में शेयर है, पाकिस्तान चौथे नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है, वो सारे 50-50 मिलियन से नीचे हैं। इंडिया इज $238 मिलियन, विच इज 5 times more than others, 4-5 times more। इंडिया को देखने के लिए मैं मुंह ऐसे करना पड़ता है ऊपर देखने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा एक सवाल आपसे है। 2 प्रेजेंटर और हैं, वकार यूनुस, रमीज राजा। समझते हैं एहतजाजन उन्हें भी वापस आ जाना चाहिए कि ये खेल में सियासत और पाकिस्तान के खिलाफ स्पेसिफिकली, तो हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे? एहतजाज तो एथिकली ऐसा करना चाहिए, बहुत इस तरह का मूव करना विल बी अ ह्यूज थिंग। पहले तो कोई स्टेटमेंट तो आए, स्टेटमेंट तो सिर्फ आया है थर्टन से, ठीक है जी। और ये दोनों प्रेजेंटर्स नहीं है, ये दोनों, रमीज भाई प्रेजेंटर हैं जो कि साथ कमेंट्री भी करते हैं, लेकिन वकार बट कमेंटेटर है, ठीक है। तो ये इनके डिफरेंट रोल्स हैं। लेकिन रमीज भाई ने तो कहा था कि भाई हमने तो वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाना, तो वो तो सबसे पहले पहुंचे हैं, तो अब वल्लाह आलम वो बात कर ठीक है, पहला टॉस उन्होंने कराया है। हाँ, ठीक है जी। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करना है जी। अभी नीदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड मैच चल रहा है। न्यूजीलैंड ने 322 रन बना लिए हैं। देखना है कि नीदरलैंड जो है वो उसको चेस कर पाएगा कि नहीं, इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही वर्ल्ड कप के हवाले से, और हमने जिस तरह से बात की, कल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया जो मैच हुआ और ये एक 199 पे रिस्ट्रिक्ट किया, कहां पर मसला पेश आया? इंडियन बॉलिंग लाइनअप की जानिब से तो अगर देखा जाए स्पिनर ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर जो हैं वो बेबस दिखाई दिए। बट सब क्या समझते हैं, सेकंड इनिंग्स में यूजुअली स्पिनर को मसला होता है। स्टार्ट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया इंडिया के स्पिनर ने, लेकिन सेकंड इनिंग्स में बिल्कुल ही फेंट दिखाई दिए। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अगर आपके फास्ट बॉलर्स जो हैं उन्होंने आपको 3 विकेटें दिला दी हैं, ठीक है, तो आप उन्हें थोड़ा एक्सटेंडेड स्पेल दे सकते थे। ओके, उन्होंने 8-9 ओवर्स के बाद तब्दील कर दी, ठीक है। फिर वो आप जैम्पा, अब एक तरफ वो उनका फ्रंट लाइन स्पिनर है, उससे पहले उन्होंने मैक्सवेल को बॉलिंग कराई, और मैक्सवेल को शायद इसलिए बॉलिंग कराई क्योंकि उसने एक जो 3 वनडे की सीरीज थी उसमें एक मैच में उसने 3-4 आउट कर दिए थे, ठीक है। लेकिन वो कोई ऐसे आउट नहीं थे कि जो मैक्सवेल ने कोई बहुत आला गेंदें की थी, वो उन्होंने गंदी शॉटें मारी। तो 350 का प्रेशर था, 350 किया उन्होंने। तो यहाँ पर आपको अपने जो है ना प्रॉपर स्पिन ऑप्शन के साथ जाना चाहिए था, ठीक है। तो जैम्पा भी जो है वो ऐसे बॉलर हैं कि वो ज्यादा तेज बॉलिंग करते हैं, समथिंग लाइक शदाब, ठीक है ना। शदाब बल्कि उनसे बहुत बेहतर है, वो ज्यादा वैरायटी रखते हैं, लेकिन जैम्पा तेज बॉलिंग करते हैं, उसमें इतना चांस नहीं होता बैटर को इंटाइज करने का, स्पेशली जब बाद में ड्यू ने आना हो। फिर आप ये भी देखते हैं कि यार स्पिनर को इससे पहले हम निकाल लें, ठीक है। तो आई गेस के देव मिस द ट्रिक। अगर इनके एस्टन अगर इंजर्ड हो गए थे, ये लेबुशेन को टीम में ले आए, इससे बेहतर था कि ये नेथन लायन को टीम में लेकर आए। इनके टेस्ट ऑफ स्पिनर हैं, 600 विकेट्स हैं उनकी, सारी दुनिया में उन्हें आउट करने का तजर्बा है, और उन्होंने मैसेज भी किया है
उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर किया कि मैंने अपने कोच को मैसेज किया है कि भाई मैं रेडी हूँ। अच्छा। लेकिन कोच ने पता नहीं देखा नहीं उसको। सीन करके अनसीन कर दिया कि भाई नहीं। I don't अच्छा know। जी, हम बॉलिंग देखना चाहेंगे जरा, किस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने जो बॉलिंग की है, पहले वो दिखाएं फिर उस पर डिस्कस करें। इसमें भी जो देखा अपने व्हाट्सएप, जो आउट हुए वो सीधे सीधे कैच आ गए, शायद मिस जज हुआ बॉल, वरना कोई बॉलर की अपनी को खासी मेहनत कोई दिखाई नहीं थी। देखिए पहले तो पुल मारते हुए कैच छूटा था, उसके बाद उन्होंने पुल नहीं मारा बहुत देर, पिछला बाउंसर छोड़ते रहे वो। अच्छा। फिर जब वो 80 प्लस हो गया और कुछ 30-40 रन या इससे कम रन जीतने के लिए रह गए, थोड़ा रिलैक्स हुए, तो पुल ही मारा और फिर शॉर्ट में विकेट पे। इस दफा अच्छा मिडल किया तो सीधा कैच हो गया। तो आई थिंक कि इंडिया की बैटिंग डेप्थ बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जब कोहली खेल रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही। कोहली खेल रहे हो ना, तो उसके साथ जो भी खेल रहा हो वो उसको साथ चला लेते हैं। ठीक है। और केएल राहुल की फॉर्म है, वो जब से वापस आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी शानदार सेंचुरी की थी श्रीलंका में जो एशिया कप था, तो फॉर्म बड़ी ज़बरदस्त है और कल तो बिल्कुल ही चांसलेस इनिंग उन्होंने खेली है। ठीक है। अच्छा जी, इंडिया की भी अगर बॉलिंग हम देख लें, जिस तरह से उन्होंने आउट क्लास किया, 199 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को, दिखाएं जी। तो जनाब जिस तरह से अभी व्हाट्सएप ने कमेंट किया कि इनकी लॉटरी लगी, वैसे व्हाट्सएप घर में अच्छी खासी तैयारी की है वैसे इंडिया ने। देखिए अच्छी बात है, प्रोफेशनल टीम्स जो हैं वो एक एनवायरनमेंट जब उनको मिल जाता है अपनी मर्जी का, तो वो फिर उसका फ़ायदा ना उठाएं, तो फिर गिला भी तो उन्हीं के कंट्रीमैन करते हैं कि यार अपने मुल्क में भी हार गए, तो अपने मुल्क का पूरा एडवांटेज ले रहे हैं। लेकिन ये अब ऑस्ट्रेलिया के लिए वो जोन नहीं है कि जहाँ पर वो आए और पता चले जी वो अडेप्ट नहीं हो रहे। इनके तो ससुराल भी इधर ही हैं ऑस्ट्रेलियंस के। ये तो आईपीएल में साल इधर 2.5-3 महीने के अलावा जो है ये टूर करते हैं हर साल इंडिया में, कभी वनडेज खेलते हैं, कभी टेस्ट खेलते हैं। इन्हें इनसाइड आउट कंडीशंस का पता है। स्मिथ हो, वार्नर हो, 10-10 एडिशन इन्होंने आईपीएल के खेल लिए हैं। ऐसे ही है। तो अगर ये यहाँ पर एडजस्ट करने में नहीं या स्पिनर खेलने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इनकी कॉम्पिटेंस का मसला है, ना कि और जिस इंडिया तरह से अपना मैक्सवेल और advantage ले रहा स्मिथ आउट हुए हैं, लगता नहीं कि शायद उनको यही है कि पहली दफा खेल रहे हैं इस कंडीशन में, और इस है। तरह देखिए, के स्पिनर को। स्मिथ को तो बहुत ही आला बॉल हुआ। स्मिथ का जो बॉल था उस पे ज्यादातर प्लेयर इस बॉल पे ऐसे ही आउट होते जिस तरह स्मिथ हुआ है। लेकिन जिस तरह मैक्सवेल ने जो शॉट मारा है, पता है बॉल अंदर ही आना है, आप क्या खेल रहे हैं। उसी तरह जो ऊपर से आउट हुए हैं दूसरे, वार्नर इतना करीब बॉल है, वो एक्स्ट्रा कवर बनाने जा रहे हैं। तो ये मुश्किल है, ये इस तरह के अगर शॉट्स मारेंगे तो फिर यही होगा जो होगा। खैर इंडिया ने अपनी धाक बिठा ली, और वैसे यूजुअली स्टैट्स ऐसा कहते हैं कि अगर पहले 1-2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया को मार पड़ जाए ना, उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया वो एक खतरनाक शेर हो जाता है, जख्मी शेर, और बाद में बाकी टीमों को नहीं बख्शता। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो, पाकिस्तान के खिलाफ हारने के बाद ये वाला रूप जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है ना, वो अनबीटन वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, और जब हारते हैं ना तो आखिर तक हारते रहते हैं। इनका रिकॉर्ड इस तरह का है, 92 में अपने घर में 1-2 मैच ही जीते हैं। अच्छा, और ये तो कंडीशन से फेमिलियर ऑल दो हैं यहाँ पर। लेट्स सी क्या बनता है। बट साहब इस मैच में क्या देख रहे हैं आप? 323 का टारगेट दे दिया है। हॉलैंड के पास इतनी कैपेसिटी है, कैपेबल है कि ये करीब करीब पहुंच सके? देखिए क्रिकेट है, किसी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन हो सकता है, वो पॉसिबिलिटी हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन अगर ऑन द फेस ऑफ इट देखें तो न्यूजीलैंड क्लियर फेवरेट है यहाँ। ठीक है। आखिर क्या खबर है वैसे, केन विलियमसन जस्ट ये वाला मैच मिस करेंगे या आगे भी उनका कोई चल रहा है? नहीं, हम तो देखें विलियमसन टीम के साथ उनको इसलिए रखा गया है कि कहीं मुश्किल क्रिएट आ गई, बैटिंग कोलैप्स हो जाए, तो विलियमसन को वो ऑलमोस्ट जो है 95% फिट है। ठीक है। लेकिन वो इस पर कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे, और रिस्क उन्होंने अपनी मर्जी से मुताबिक किया है, क्योंकि उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन को हराया पहले मैच में। अगर वो हार जाते तो फिर यकीनन इधर विलियमसन को इन होना पड़ना था, क्योंकि हमने प्रैक्टिस सेशन में भी देखा है विलियमसन प्रॉपर बैटिंग कर रहे हैं, प्रॉपर हिटिंग कर रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि क्योंकि पहला मैच उन्होंने जीत लिया है, 2 पॉइंट्स उन्होंने ले लिए हैं, ये भी ज़्यादा चांसेस ऑन द पेपर न्यूजीलैंड की स्ट्रॉन्ग टीम है, वो भी जीतेंगे। तो न्यूजीलैंड केन विलियमसन 110% फिट हो, ताकि वो बड़ी टीम के खिलाफ आके बड़ा परफॉर्मेंस दें और बड़े 2 पॉइंट जो हैं वो न्यूजीलैंड इस तरह का जज्बा व्हाट्सएप पाकिस्तानी टीम में कब आएगा कि प्लेयर जो 95% फिट भी है तो फिर भी कहे कि चले मैं भी रेस्ट करता हूँ, छोटा मैच है, जब कोई बड़ा मैच आएगा मैं खेल लूंगा। ये तो हॉलैंड के खिलाफ भी, नेपाल के खिलाफ भी हम रेस्ट नहीं करना चाहते, डर लगा है कि कहीं बाहर ना हो जाऊँ। देखिए अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ द केस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आई थिंक इसमें जो कल्चर है एक मुल्क का, और वहाँ पे जो एजुकेशन लेवल्स हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन स्पोर्ट्स स्टाफ एंड द टीम, वो बहुत ही हाई लेवल पे है कम्युनिकेशन। और वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप बाहर हो गए तो आप इनसिक्योर हो जाए, वो अपने प्लेयर की वैल्यूज़ को बरकरार रखते हैं। हमारे यहाँ चीज़ें बहुत जल्दी से बदलती हैं, तो ऐसे में प्लेयर्स इनसिक्योर फील करते हैं। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो इतना सिक्योर नहीं है जितना न्यूजीलैंड का, तो खैर इंतहा का सिक्योर है। तो बिल्कुल ही 2 डिफरेंट वर्ल्ड्स हैं ये। तो हमारा अभी तो
करीब तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी अब होगा। बात बैठ के बातें करना बड़ा सा आसान होता है। एक साबिक कप्तान टीवी शो में बैठकर कह रहे थे कि जनाब मैच फीस एक तो चली जाती है, कहते हैं हमारे ज़माने में तो हमने कभी डॉलरों पे ध्यान ही नहीं दिया था, आगे आगे ना आए तो ना सही, लेकिन आजकल के जो क्रिकेटर हैं वो एक तो मैच फीस नहीं जाने देते कि अगर मैं बाहर बैठा तो एम ही 8-10 लाख रुपया मेरा चला जाना है, तो अगर मैं थोड़ा बहुत भी फिट हूँ ना तो मैं खेलूँ ताकि मैच फीस हो जाए। ऐसा ये फैक्टर भी है। देखिए अगर ये फैक्टर है देन द कैप्टन एंड द कोच नीड्स टू स्टैंड अप। फिर वो देखें कि जो पूरा फिट है, जिसकी टीम को ज़रूरत है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो कोई भी हो, तो वो उस पर फैसला करें कि जी क्या टीम को भी ज़रूरत है। और लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको हाफ फिट भी हो तो टीम मैनेजमेंट चाह रही होती है कि नहीं भाई तुम खेलो, क्योंकि वो अपने साथ एक कैरी करते हैं। Impact player होता है, लेट्स से जैसे इंजी भाई थे बिल्कुल, या मोहम्मद यूसुफ थे, वो अगर हाफ फिट भी हैं या थोड़ा बहुत निगल भी कैरी कर रहे हैं या फास्ट बॉलर भी कोई है, उसका एक प्रेशर है ऑपोजिशन के ऊपर। लेकिन वो इस मौके पे वो वाले जो 2-3 प्लेयर हैं ना जिनका प्रेशर है, वो फिट ही हैं, वो खेल ही रहे हैं। सही, ठीक है। तो ये ज़रा बड़ी क्यूरियोसिटी होती है लाइक क्रिकेट फैंस को, आखिर मैच फीस वैसे जो अपडेट होने के बाद कितनी हो गई थी? हमजा देखें जो इनका इंक्रीमेंट लगा ना 50% इंक्रीमेंट लगा है टेस्ट मैच का। ठीक है। तो पहले जो थी इनकी मैच फीस जो थी वो 4.5 लाख रुपया थी टेस्ट मैच की। ओके, उसका 50% काट लें तो तकरीबन 7 लाख बन जाता है। ठीक है, ठीक है। 6.5 लाख 4.5 लाख 4.5 लाख नहीं, पीसीबी ज़्यादा? के मुताबिक जो पीसीबी ये तो बहुत पुराने फिगर्स हैं। रिसेंट तो ये कोई मिलियन के पास है प्लस माइनस की फीस, और अब उससे ज्यादा हो गई है। अच्छा नहीं जो 10 लाख एक मैच की फीस 3.5-4 लाख तो फीस थी 2009 में। जो सलमान भाई जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है ना, उसमें जो टेस्ट मैच की फ़ीस है वो पहले 10 लाख अब 10 लाख हुई है, जो उन्होंने अपडेटेड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दी है। मैं आपको वो लिस्ट शेयर आई करूंगा। वंडर बिकॉज 2009 में 3.5 लाख फीस थी, तो आगे 2023 तक 4.5 लाख हो जब गई। वो लिस्ट हमने भी देखी थी तो तो हमने अगर भी, ये फीसें हैं तो कौन खेलेगा टेस्ट क्रिकेट? तो इसलिए तो वो छोड़ के जा इंडिया रहे हैं। में $25,000 टेस्ट मैच की फीस है, ऑस्ट्रेलिया में 22 के $23,000 टेस्ट मैच की फीस है, और इंग्लैंड में 20,000 पाउंड टेस्ट मैच की फीस है। इसलिए हाई क्लास टेस्ट क्वालिटी क्रिकेटर्स आते हैं। यही जब लिस्ट हमारी थी तो लिस्ट पढ़ के हम बैठे, कुछ जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हम इकट्ठे बैठे हुए थे वहाँ पे, बड़े हम हैरान परेशान हो गए थे ये कैसे हुआ। तो अब पीसीबी इस चीज़ को क्लियर करेगा क्योंकि अभी तक हमारे पास इस तरह कोई नहीं आया। मैच जो है वो तकरीबन 35 घंटे का है, उसकी ये फीस है, और एक 2.5 घंटे का मैच है, उसमें आप कई ज्यादा पैसे बना लेंगे तो फिर लोग तो 2.5 घंटे में जाएंगे। प्रेफर करेंगे लीग्स को। T20 में इसलिए तो लोग सलमान भाई हारे हैं और अच्छा, टेस्ट को छोड़ वनडे के जा और रहे हैं। T20 का क्या? वनडे का भी सेम है, वनडे का 25% इंक्रीमेंट लगा है, ठीक जबकि T20 का 12.5% इंक्रीमेंट लगा है। अच्छा, इंक्रीमेंट के बाद एग्जैक्ट फिगर जो है ये हम प्रेस रिलीज देख के बता सकते हैं, सही। क्योंकि ये एक फिगर्स का मामला है तो इसमें हम अगर ऊपर नीचे इसको एक करेंगे दफा डबल चेक करें, मुझे लगता है कि फीस ये इससे ज्यादा। तकरीबन जब 10 लाख से ज्यादा आप समझते हैं कि अब हो गई होगी? अब नहीं, ये पहले ही 10 के करीब है, इससे अच्छा, पहले ये दूसरा अब और ज्यादा हो गई होगी। दूसरा ये भी मैं जानना चाहूंगा कि मैच फीस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को A, B, C कैटेगरी अलग अलग होती है या मैच फीस सबकी बराबर होती है? नहीं, मैच फीस तो बराबर होती है। ठीक है, वो कोई भी हो, वो मैच तमाम फीस 11 बराबर के होती है, 11 को वो बराबर नहीं है। ठीक है जी, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जो कि कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, और हमने देखा कि श्रीलंका ने पाकिस्तान को एशिया कप में जिस तरह से करीबी शिकस्त दी थी। इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से, तो अभी जो न्यूजीलैंड और नेदरलैंड का मैच चल रहा है उसमें एक इनिंग्स के बाद ब्रेक हुई है। कल जो दो बड़े इंपॉर्टेंट मैच हैं, इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश, जो सुबह 10 बजे स्टार्ट होने, और दूसरा मैच पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 1:30 बजे मैच शुरू होना है, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। बट सब ऑन पेपर समझते हैं श्रीलंका शिकस्त के बाद थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा होगा, ऑल दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगेंस्ट पाकिस्तान का कुछ रिकॉर्ड एशिया कप पे बेहतर दिखाई दिया हमें। देखिए श्रीलंका एक डेंजरस टीम है, और स्पेशली जहां पर हमारा मैच है वहां पे स्पिनर्स को अच्छी खासी मदद मिलती है। ठीक है। और ऐसे में उनका आपको याद होगा कि रिसेंटली वेल आगे बॉलर थे लेफ्ट आर्म, उन्होंने काफी तंग किया पाकिस्तान के बैटर्स को। उसके साथ तीक्षाना है, फिर उनके पास दयानंजा है ऑफ स्पिनर, तो काफी अच्छी स्पिन ऑप्शंस हैं श्रीलंका के पास, और आई थिंक कि पाकिस्तान को यहाँ पर अच्छी बैटिंग करनी होगी। हमने देखा कि वो लास्ट जो एशिया कप का मैच था उसमें भी वो हमारे खिलाफ आसानी चेज किया उन्होंने, बिल्कुल 260। तो हमें यहाँ पर बड़े रन्स चाहिए होंगे अगेंस्ट श्रीलंका, और वो 50 ओवर खेल के होंगे। आप देखिए हर टीम जो 50 ओवर्स खेल रही है वो इन दी एंड एक डिसेंट टारगेट अचीव करती है, लेकिन जो टीमें शुरू में या बीच में कहीं विकेटें
इकट्ठी 2-3 लूज कर, उनका मोमेंटम फिर टूटता है। तो पार्टनरशिप यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है कि अगर लग गई है तो कोशिश करें कि आप लंबे से लंबा जाएं। देखें स्ट्रोक्स सारी दुनिया में अच्छे प्लेयर्स हैं, विराट कोहली के पास जितने स्ट्रोक्स हैं शायद ही किसी के पास हो, लेकिन वो भी कल बड़े आराम से खेले। बारी लगाई पहले, स्टे किया। तो ये क्रिकेट का फ़र्क है दूसरी क्रिकेट से। हाँ तो पिच ऐसा हो ना दिल्ली जैसा कि जिधर मारो लग रही है, ग्राउंड भी तेज़ है, छक्का भी हो रहा है, चौका भी हो रहा है, 100 बाउंड्री लग गई। लेकिन हैदराबाद ऐसी पिच नहीं है फिलहाल। ठीक है तो पाकिस्तान को देखना है कि सब्र के साथ पार्टनरशिप बिल्डिंग, रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि हम भागते कितना अच्छा है। कल इंडिया का जो मैच था उसमें खास बात उनकी चेस में उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट थी। वो 50 रन में सिर्फ 3 चौके थे विराट कोहली के। अच्छा, अब पाकिस्तान के प्लेइंग 11 पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। बट साहब आप समझते हैं कि फखर जमान को उनका नंबर चेंज करके देख लिया जाए, बैटिंग ऑर्डर चेंज करके देख लिया जाए, क्यों ना रिजवान या बाबर खुद ओपन कर ले, या कुछ इस तरह की कहीं ना कहीं से तूने कोई मौका दिया जाए कि शायद वो चल जाए, क्योंकि हमने नीदरलैंड के खिलाफ उन्हें खिलाकर देख लिया कि छोटी टीम है, शायद रिदम में आ जाए, बड़ा स्कोर कर ले, लेकिन वो नाकाम दिखाई। देखिए ये मैच 50 ओवर्स का है, इम्पैक्ट प्लेयर है और पावर प्ले पहले 10 ओवर। अगर वो बीच में आते हैं खुली फील्ड में तो वो वैसे ही उनके ऑप्शंस कम हो जाते हैं स्ट्रोक मारने के, क्योंकि जब फील्ड खुली होगी तो फिर फील्डर्स तो बाउंड्री पे होंगे। ठीक है, तो ऐसे में बड़े शॉट मारने के ऑप्शन उनके कम हो जाते हैं जो उनका काम है। T20 में तो ये होता था ना कि 5वें 6वें भेजा तो आखिर में 3-4 ओवर रह गए तो उन्होंने आके हिटें मारनी शुरू कर दी। यहाँ पे तो 50 ओवर खेलने, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम उन्हें बीच में लाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा आइडिया है, या वो अपनी जो उनकी गेम है वो खेल सकते हैं बीच में, वो मुश्किल होगा। समझ सकते हैं वही आप वाली टर्म के विनिंग कॉम्बिनेशन, व्हाटएवर के वो जीत किसके खिलाफ थी, बट विनिंग कॉम्बिनेशन का एक टैग लगा है तो उसी को ही कैरी किया जाएगा, या फिर अब्दुल्ला शफीक को ऑन मेरिट बेसिस मौका मिलना चाहिए? लगता तो नहीं है कि इतनी जल्दी मौका मिलेगा। मुझे लगता है अभी फ़खर और इमाम के साथ ही जाएंगे, और अभी तो ताज़े इम्पैक्ट प्लेयर की ट्रॉफियाँ बांटी हैं टीम ने, तो अभी मुझे नहीं लगता कि इस कॉम्बिनेशन में आपको तब्दीली देखेंगे। मेरा जो सबसे ज़्यादा होता है कि अगर पिच स्पिन कर रही है तो आप स्पिनर ज़्यादा कर लीजिए। अगर आपको बैटिंग के अंदर कोई आउट ऑफ फॉर्म है तो आप उसके लिए लाइकवाइज बैट्समैन ले आएँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी टूर्नामेंट में। मसला ये है कि विकेट रीड कौन करे, कौन देख के ये फैसला करे कि इन कंडीशंस में स्पिनर फायदेमंद है, फास्ट बॉलर फायदेमंद है, ये अच्छा है, यही तो मसला दरपेश आ रहा है। देखिए अब तो मिकी खुद प्रेजेंट है वहाँ पर, और माजी में तो मैंने देखा है कप्तानों को ये भी बताते रहे पाकिस्तान के कुछ कप्तानों को कि रोलर कौन सा लेना है, रोल पिच पे जब इनिंग्स ब्रेक आई है तो कौन सा लेना है। अच्छा, तो फिर देखिए इतने एक्सपीरियंस्ड हैं तो वो उनका काम है कि वो ये देखें जाके और टीम के साथ डिस्कस करें कि इधर कौन सी ऑप्शन एक्सप्लोर करनी है। और हर प्लेयर पिच देख सकता है, जो पिच पे खेलता है उसे पता होता है। आपके पास रिजवान है, आपके पास बाबर है कैप्टन, शादाब इतनी कप्तानी कर चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। खैर T20 में तो विकेट क्या उसमें इतना देखना है, लेकिन फिर भी जो उन्होंने दुबई विकेट देखी थी अल्लाह करे वैसी तो ना ही देखने। हमजा इसमें ऐड ऑन ये भी करते हैं, आपने जो PCB की तरफ से फुटेजेस जारी की हैं उसमें आप देख रहे हैं कि फ़खर जमान को इन्होंने स्पेशली हार्ड हिटिंग करवाई है। इसका मतलब फ़खर जमान तो कहीं नहीं जाता, वो तो 100-150 छक्के मारने वाले और भी तो थे ना, उनसे भी हार्ड हिटिंग कराई जाती थी। वो तो चाइना में फेल हो गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे वो तो एक अलग बात है। इसके साथ उसमें जो मैंने देखा है, एनालाइज किया है, मॉर्ने मॉर्कर क्योंकि खुद फास्ट बॉलर है, वो स्पिन बॉलर को क्या सिखाएंगे स्पेशली इंडियन पिचेस पे। तो शादाब खान, उसामा मीर, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज़ के साथ असिस्टेंट कोच अब्दुल रहमान जो है वो लगे हुए थे, मॉर्ने मॉर्कर जो फास्ट बॉलर के साथ लगे हुए थे। तो इनको तो फिर ऐसे चाहिए कि स्पिन बॉलिंग कोच भी एक रख लें, ताकि उनका कोटा जो है वो तो कम से कम पूरा हो, उनको एहसास महरूमी न था स्पिनर्स को कि हमारा कोई कोच नहीं है। ठीक है जी, और सेम कंडीशंस में ही है, और देखना ये है कि आप कौन सी प्लेइंग 11, जो कि भट्ट साहब तो कह रहे हैं एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 वही है जो विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा था। बट सब श्रीलंका की अगर प्लेइंग 11 पे बात कर ली जाए, ये पथिराना मलिंगा 2.0 जिन्हें कहा जाता है, ये थोड़ा सा तंग करते हैं, लेकिन हमने लास्ट मैच में देखा कि इन्हें भी अच्छी खासी इनको फैंटी लगी। आप समझते हैं ही इज़ टू यंग, लाइक 20 साल का एक है, IPL के एक्सपीरियंस पर वहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया, T20 फॉर्मेट इज एंटायरली डिफरेंट, उनको 50 ओवर में उनके करियर के लिए ज़रा मसला होगा। देखिए श्रीलंका के पास ऑप्शंस नहीं है, और आप ये देखेंगे कि वो पिच ऐसी थी उस पर किसको मार नहीं पड़ी। बिल्कुल ना, अगर इतने लेस एक्सपीरियंस और यंग है तो अगर उसको पड़ गई तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं है, जहाँ पे सबको पड़ी है। बट आई थिंक ही इज़ डिफरेंट, उसका एक्शन जो है वो इतना आसानी से पिक नहीं होता, और जब वो थोड़ी सी पिच पे थोड़ी सपोर्ट मिलेगी या इतना अच्छा पिच नहीं होगा तो फिर वो फ़र्क डालेंगे। आपने देखा श्रीलंका में उन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट्स ली श्रीलंका के लिए एशिया कप में,
तो अभी आगे जैसे कल का मैच है वो इतनी बैटिंग ट्रैक पे नहीं है कि जहाँ पे थ्रू द लाइन आप सारे शॉट्स खेलें, तो वो मुश्किल कस्टमर हो सकते हैं विद इस वेरिएशन। जिस तरह से आपने कहा कि कल का जो मैच है बैटिंग ट्रैक उस तरह से नहीं है, आप क्या समझते हैं टॉस मैटर करेगा? क्योंकि हमने पिछले 2 मैचेस में देखा है कि टॉस की खासी अहमियत थी, ऑल्दो जो कप्तान है वो सही फैसला नहीं ले पाए, लेकिन कल कंडीशन सेम है, हमने देखी हुई है, विकेट अगर चेंज होता भी है तो क्या समझते हैं पहले बैटिंग ही फायदेमंद रहेगी? देखिए बैटिंग, बिल्कुल बैटिंग करें आप, लेकिन रन्स आपको करने पड़ेंगे 300 प्लस या 300 के आसपास। आपकी बैटिंग पूरे ओवर खेले तो आप उसको आसानी से वहां तक पहुंच सकते हैं जो टारगेट आपके जहन में है। बिल्कुल। वरना ये है कि ड्यू आई तो है अभी तक मैचेस में रहा, चाहे आखिरी 10-15 ओवर में आए, अगर विकेटें हाथ में है तो फिर बैटिंग में बड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, और स्पिनर को खेलने के लिए कोई खास तरीका, जो कि पहली इनिंग्स में कुछ और होता है, सेकंड इनिंग्स में कुछ और होता है? नहीं देखिए, पहली में हमने देखा यूजुअली ग्रिप ज़्यादा मिल रही बॉल को ड्राई कंडीशन के अंदर, तो उसमें यह है कि आप दूर ना जाएं, आप या अपने कदमों का इस्तेमाल अच्छा करें, शॉट सिलेक्शन विद द स्पिन हो आपकी, कि जिस तरफ बॉल टर्न हो रहा है आप उस तरफ को स्ट्रोक खेलें। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बहरहाल जिस बॉलर ने पाकिस्तान को तंग किया उसने आज न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खासी अच्छी बॉलिंग की, उसको टर्न मिल रहा था। बिल्कुल। लेकिन अब बांग्लादेश का ये है कि उनके भी स्पिनर, श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं ये भी अच्छे हैं, कि देखना होगा कि पाकिस्तान इन्हें कैसे खेलता है। हमारे दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो अब अक्सर टीम्स जहाँ पे ग्रिप होगा हो सकता है वो ऑफ स्पिनर ही इस्तेमाल करें हमारे खिलाफ। लेफ्ट हैंडर्स की बात की, इमामुल हक कम बैक करते दिखाई दे रहे हैं, कुछ आपको टेक्निक का इशू लग रहा है जिसे ओवरकम कर सकते हैं जो इतना बड़ा थिंक टैंक साथ बैठा हुआ है उसकी निगरानी में? देखिए इमाम अभी तो फॉर्म उनकी बहुत अच्छी थी एशिया कप से पहले तक, बिल्कुल, लेकिन तब से अब तक वो भी फखर के साथ मिल गए, यानी कि बजाय कि वो उनको वापस लाते वो खुद उनके साथ चले गए, उनके गम में शरीक हो गए। तो आई थिंक इन दोनों का अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। अच्छा स्टार्ट मिलेगा नहीं तो फिर बार बार प्रेशर मिडल पे आएगा, वो मुश्किल हो जाएगा। लगे आज मुझे याद है थिंक टैंक से बात, आकिब ही बता सकते हैं। आकिब, मैनेजमेंट को इंजमामुल हक से कोई इशू आया है जो इंजमामुल हक को वापस भेजा जा रहा है कि जनाब आपका काम था टीम सेलेक्ट करके देना, आपने टीम सेलेक्ट करके दी, अब आप यहाँ आपका कोई काम नहीं, आप ड्रेसिंग रूम में या हमारी टीम मीटिंग में अब आप वापस है, ऐसी को है? अब हमसे देखें इजराइल के मुताबिक जो आज ट्रेनिंग हुई है ना वहाँ पे राजीव गांधी स्टेडियम में, वहाँ पे मिकी आर्थर की डिमांड पे, मिकी आर्थर में नाम लेके कह रहा हूँ, नॉट ग्रैंट ब्रैडबर्न और मॉर्ने मोरकर, मिकी आर्थर की डिमांड पे 3 लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर लेके आए हैं स्पेशल। अच्छा। और उनकी ट्रेनिंग की है। इसका मतलब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है कि विला लागे हमें जो है ना वो कुछ करना दे। ठीक है। दूसरी अगर इंजमाम की बात करें तो ये पहले भी हो चुका हुआ है, विकी आर्थर अपने काम में इंटरवेंशन नहीं पसंद करते। उनके जब मिसबाह कैप्टन थे उस वक्त भी आपको कंट्रोवर्सी याद है। अभी भी हमने 2 दिन पहले भी सलमान भाई ने ये बात की थी कि इंजमाम भाई का कैंप में होना नहीं बनता, और वाकई नहीं बनता। उन्होंने टीम सेलेक्ट कर दी, अपनी मर्जी की सिलेक्ट की। अब वहाँ पे अगर मिकी आर्थर आपको वो बातें करेगा, ग्रांट ब्रैडबर्न करेगा, मॉर्ने मॉर्कल करेगा, तो वही बातें इंजमाम ने करनी है। उन्होंने कोई नई बात तो नहीं करनी जाके, जबकि उनका वो रोल भी नहीं है। तो हमारे इजराइल यही बता रहे हैं कि मिकी आर्थर की डिमांड पे, क्योंकि नसीम जो ज़का अशरफ हैं इस वक्त चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी, वो इस वक्त फुल पावरलेस, उनके पास कोई पावर नहीं है, मिकी आर्थर ही उनको चला रहे हैं। तो मिकी आर्थर ने गालबन ज़का अशरफ से बात की है कि इनको वहाँ पे भेजें। ये मैं कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जो हमारी ज़राए से वहाँ पे बात हुई है हैदराबाद में। तो अगर पीसीबी चाहे तो इसको डिनाई भी कर सकता है, लेकिन मिकी आर्थर की डिमांड पे इंजमाम को जो है वापस भेजा जा रहा है, ताकि वो यहाँ पे आके सिलेक्शन कमेटी, उनको साथ जूनियर सिलेक्शन कमेटी भी अब बन गई है, तो वो अब उस पर भी काम करेंगे। मिकी आर्थर कह रहे हैं आप अपनी लिमिट्स में काम करें, हम अपनी लिमिट्स में। मिकी आर्थर को हमने रखा है या उसने हमें रख लिया? लगता है वही है कि उन्होंने रखा है। सलमान भी उसको पैसे मिल रहे हैं और जितना उनको रोल दिया है, जितनी अहमियत दी है, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये पिछले क्रिकेट बोर्ड ने किया, नए क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया। जो पिछले क्रिकेट बोर्ड का इख्तियार था वही इस क्रिकेट बोर्ड का इख्तियार है। वो भी इंटरिम कमेटी थी, ये भी इंटरिम कमेटी है। तो अगर वो रख सकते हैं तो ये भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने अगर ज़का साहब का इंटरव्यू सुना हो तो उन्होंने ये कहा था कि हम इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर कर रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, फिर ये होता है कि जी हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको नया आने वाला बंदा खत्म कर देता है। लेकिन ऐसा कहीं उन्होंने तासुर नहीं दिया कि ये दुनिया का बेहतरीन कोच है जो हमारे लिए इससे अच्छी ऑप्शन कोई नहीं थी, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। बहरहाल ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मिकी आर्थर जो हैं वो अगर क्रिकेट का तजर्बा देखा जाए तो वो तो पैदा भी नहीं हुए इंजी भाई के मुकाबले में। इज नॉट इवन ऑन, अभी वो दुनिया में आना है उन्होंने, अगर क्रिकेट पे बात करनी है तो। बहरहाल आजकल की जो कोचिंग है ना, बड़ी उसमें कह लीजिए कि उसमें कलरफुल चीज़ों को ऐड करके, ये जिस तरह
कोई ट्रॉफी ऐड कर दी, कोई कुछ कर दिया। अभी आजकल नया शोशा जो उन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर का डाल दिया है, तो ये वाली चीजें आई कैचिंग बनाती हैं। अच्छा, लेकिन मैं हैरान हूँ बहुत ज्यादा अगर इंजीनियर को उसके इसमें कहने पे वापस भेजा जाए। इसमें एक और भी चीज़ ऐड करें, अभी स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से जो है वो ब्रेक भी कर रहे हैं कि मिसबाउल हक भी मिकी आर्टर से खुश नहीं है, और ज़्यादा चांस है कि मिसबाउल हक अपना जब टेक्निकल कमेटी खुद साख्ता और जिसमें वाहिद अकेले ही वो रह गए हैं, अब हफीज़ जो थे वो छोड़ गए। माइट भी पॉसिबल जो उनका एक निजी चैनल के साथ एग्रीमेंट है, उसके बाद वो अपनी टेक्निकल कमेटी को जो है आगे ना लेके चलें। ठीक है जी, ये जो मामलात हैं पीसीबी के तो चलते ही रहेंगे, लेकिन जो भी हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है 1:30 बजे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।